सो जय श्री राम एवरीवन। आज नियासिन विटामिन B3 देखने वाले हैं। इसका साइनोनिम ही है निकोटिनिक एसिड, यानी दोनों सेम है। निकोटिनिक एसिड और निकोटीन डिफरेंट है। निकोटीन एक टॉक्सिन है जो कि टी कॉफी वगैरह में पाया जाता है। नियासिन और निकोटिनिक एसिड सेम है, दोनों विटामिन है। एक्टिव फॉर्म क्या है टिश्यूज में? सो इट इज नियासिनामाइड। What is the coenzyme form? It is NAD plus NADP plus, यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, चाहे नियासिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। उसी तरह नियासिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट या निकोटिनामाइड भी उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। देन एक्टिव फॉर्म हो गया, कोएंजाइम फॉर्म हो गया। कोएंजाइम फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि जब मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाना है, यानी कि नियासिन पहले बनेगा मोनोन्यूक्लियोटाइड, तो वो कैसे बनेगा? तो नियासिन में फॉस्फोराइबोसिल ऐड करेंगे तो इट विल फॉर्म इट्स मोनोन्यूक्लियोटाइड फॉर्म आएगा। और ये डाइन्यूक्लियोटाइड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा? फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा AMP एडेनिन मोनोफॉस्फेट। ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, तो मिलके दोनों बनेगा डाइन्यूक्लियोटाइड। सो ऐसे एक्टिवेशन कोएंजाइम फॉर्म ऐसे बनता है। देन इसको हम लोग नियासिन इज आल्सो नोन एज एंटी पेलाग्रा फैक्टर, क्योंकि पेलाग्रा से बचाता है। वही डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा? पेलाग्रा होगा। जैसे विटामिन B1 इज एंटी बेरीबेरी फैक्टर, विटामिन B2 उसमें तो वैसे वो येलो एंजाइम था फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। उसी तरह इसका एक पॉइंट याद रखना है, इट इज एंटी पेलाग्रा फैक्टर। देन हमने एक्टिव फॉर्म देखा, कोएंजाइम फॉर्म देखा। नाम अब हम लोगों को देखना है RDA, पहले से ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 20 मिलीग्राम पर डे। B1 का 1 to 1.5, B2 का 1.5, B3 का 20, B5 का 10, ये सब हमने डिस्कस किया था। सो RDA हो गया अपना 20 मिलीग्राम पर डे। इसके अलावा स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? तो जैसे हमने B1 में बात किया था, इट वाज द पाइरिमिडीन रिंग, सब्स्टिट्यूटेड पाइरिमिडीन रिंग, दैट इज पाइरिमिडीन अलोंग विद थायाजोल रिंग। B2 में हमने बात किया आइसोएलोक्साजिन रिंग, जिसमें रिंग में जो है 4 नाइट्रोजन थे, जिसमें 2 नाइट्रोजन फ्री थे टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और यहाँ स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है, इट इज पाइरिडीन रिंग। ओके, ये ध्यान रखना है, नॉट इसमें पाइरिडीन है, पाइरिमिडीन नहीं, पाइरिडीन रिंग। और पाइरिडीन में भी पाइरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। देन चौथा पॉइंट, स्ट्रक्चर के बाद हम लोग को बात करना है सोर्सेज। सो सोर्सेज भी पहले ही मैंने बताया है आपको कि B1 में ध्यान रखना है क्या? B1 में याद रखना है अल्यूरोन लेयर ऑफ सीरियल्स, यानी कि जो अनाज है उसका अल्यूरोन लेयर, जो प्रोटीनस लेयर होता है। और मैंने बोला कि B9 का ध्यान रखना है कि फोलिक एसिड है, फोलियम लीव्स। इसके अलावा जो भी है, खासकर जो B2 से B7 तक, इन सब में सेम लेके चलो। क्या? तो मैंने कहा था कि प्लांट सोर्स में लेके चलो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसके अलावा आप सीरियल्स यानी अनाज, पल्सेस, दाल, इन सब में। फिर कहा था एक माइक्रोब का नाम याद रखना है, ड्राइड यीस्ट, सूखा हुआ यीस्ट। बोला था एक मिल्क याद रखना है, और बाकी एनिमल सोर्स याद रखना है, जो अपना नॉर्मल है, मीट, एग, फिश, लीवर। सो ये हो गए सोर्सेज। ये सारे में B2 to B7 कॉमन है। पांचवा पॉइंट वी डिस्कस, हमने ये सब डिस्कस कर लिया सोर्सेज के बाद। हम लोग आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल रोल पे। व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रोल? सो रिएक्शंस देखेंगे मेनली, है ना, क्या क्या रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले NAD+, इसमें 2 फॉर्म है ना, जैसे राइबोफ्लाविन में 2 फॉर्म था, FMN, FAD। तो हमने दोनों का देखा था अलग अलग कौन कौन से। जैसे FMN डिपेंडेंट रिएक्शन में दो देखा था, कौन सा? अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन वाले एंजाइम्स। और दूसरा हमने देखा था जो कॉम्प्लेक्स 1 है हमारे ETC का, यानी NADH डिहाइड्रोजिनेज, उसके लिए। FAD डिपेंडेंट में हमने देखा था 6। उसी तरह यहाँ पे NAD+ अभी देखेंगे, और NADP+ का। तो NAD+ और NADP+ ये डिपेंडेंट एंजाइम्स एंड रिएक्शंस भी देखेंगे।
इसी को आप कह सकते हो, यही चीज को आप कह सकते हो NADH सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, है कि नहीं? क्योंकि इस पे डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं, मतलब एंजाइम्स इसको यूज करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे NADH में। सो दोनों बात सेम है, ये NAD प्लस डिपेंडेंट एंजाइम्स या NADH सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। उसी तरह NADP प्लस, इसमें आप कह सकते हो NADPH सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स भी कह सकते हो। इसको यूज करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा NADPH में। सो NAD प्लस वाले में आपको 6 रिएक्शंस याद रखने हैं, 6 एंजाइम्स। NADP प्लस में आपको 4 एंजाइम्स, और एक और याद रखना है NAD, ये तो क्या NADPH सिंथेसाइजिंग, इसके अलावा अगला हम लोग पढ़ेंगे NADPH यूटिलाइजिंग, इसमें इसका यूज हो जाता है। सो इसमें आपको फिर 6 एंजाइम्स पढ़ने हैं। सो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, ऐसे याद रखना है कि पाइरुवेट हमने क्या, 2 रिएक्शन जो है वो TPP FAD NAD सेम है, 2। आप याद करो, TPP में हमने 3 पढ़ा था ना, TPP में हमने 3 पढ़ा था। कौन कौन से? पाइरुवेट डिहाइड्रो, खासकर ट्रांसकीटोलेज वाला नहीं बता रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेज वाला बता रहा हूँ। तो उसमें 3 था, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो ये ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज को छोड़ो, ये जो दोनों हैं ये दोनों TPP में तो है ही, साथ ही साथ FAD में भी है, आपने देखा था, और NAD में भी है। तो ये दो तो तीनों में कॉमन है। तो ये तीनों का नाम लिख लेते हैं। सो इट इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा था, पाइरुवेट को कन्वर्ट कर रहा था, है ना, अलग से लिख लो, पाइरुवेट को कन्वर्ट कर रहा था इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। अगला अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा था, अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये लिंक रिएक्शन था, ये क्या था, TCA साइकिल था। सो इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम है। तो ये दोनों जो है रिएक्शन वो तीनों में कॉमन है, TPP FAD NAD। अब आगे का 4, तो अब ये आगे का 4 ना याद रखने के लिए मैं FAD से लिंक करके बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ FAD में, तो FAD में इन दोनों के अलावा कौन सा था, जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज था, तो वहाँ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज था, यहाँ पे है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं दोनों को साथ याद करने के लिए बता रहा हूँ। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, लैक्टेट को कन्वर्ट करेगा पाइरुवेट में, ठीक, लैक्टेट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट। इसके अलावा वहां था असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, याद है असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे है बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। तो असाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज था FAD में, वो क्या कर रहा था, असाइल कोएंजाइम को कन्वर्ट कर रहा था, ऑक्सीडाइज करके बना रहा था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइल कोएंजाइम में। यहाँ पे कौन है, बीटा, दोनों साथ में याद रखना है, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट करता है इनटू बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम में। देखो ये सब डिहाइड्रोजिनेशन है, यानी हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीडेशन आप कह सकते हो। देखो ना, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, कीटो H हट गया, केवल डबल बॉन्ड O होता है कीटो में, सो इट इज डिहाइड्रोजिनेशन। देन और क्या पढ़ा था वहां, एक और वहां पे होता है, वो शायद मैंने बताया नहीं था, एक और वहां पे होता है, ये जाम्बुलकर सर ने बताया है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज वहां होता है। यहाँ पे कौन है, यहाँ है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं एक ही साथ, आप अलग से लिखना, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा इनटू 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ये हो गया। इसके अलावा वहां एक और कौन था, वहां था FAD वाले में जैंथिन ऑक्सीडेज था, जो जैंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ एक कौन है, यहाँ पे है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज।
मैं लिंक कर रहा हूँ बस, वहां का असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज को यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज से लिंक कर दिया। वहां ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजन था, यहाँ ग्लिसरॉल डिहाइड्री। तो इसके लिए लिंक करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वहां के 6 को यहाँ के 6 से आप लिंक करके याद रखो। क्या करेगा, ग्लूटामेट को कन्वर्ट करेगा इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। तो ये 6 रिएक्शंस है NAD+ डिपेंडेंट एंजाइम्स, या फिर कहो NADH सिंथेसाइजिंग। अब ध्यान का रखना है कि ये जो NADH सिंथेसाइज होता है यहाँ, सो 1 NADH प्रोवाइड्स 2.5 ATP इन ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं इट प्रोवाइड्स 2.5 ATP। हम लोगों ने नीट में जो 2 और 3 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि NADH जो है 3 देता है और FADH 2 देता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ MBBS में आगे पता चला है कि NADH 2.5 देता है, आधा कम कर दो, FADH 1.5 दे रहा था ना। NADP+ डिपेंडेंट या NADPH सिंथेसाइजिंग। अब ध्यान रखना है NADPH से कोई ATP नहीं मिलता है, NADPH से कोई ATP नहीं मिलता है, NADH से ATP मिलता है। तो NADPH का क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं, रिडक्टिव रिएक्शंस, यानी बायोसिंथेटिक रिडक्टिव रिएक्शंस में हेल्प करता है NADPH। सो NADP+ डिपेंडेंट एंजाइम्स की बात करते हैं। सो 4 है। पहला 2 आपको क्या याद रखना है, बताओ। पहला 2 आपको झट से याद करना है, वो है मैलिक एंजाइम। मैलिक एंजाइम इसको हम लोग NADP है ना, NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, कन्वर्ट्स मैलेट इनटू पाइरुवेट, ठीक है। और दूसरा है साइटोसोलिक आइसोसाइट्रेट। साइटोसोलिक यानी साइटोसोल में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसका बस एंजाइम का नाम याद रखो। तीसरा अगला है, अब अगला 2 है वो है HMP शंट का, ठीक है। अगले जो 2 एंजाइम्स हैं दोनों किससे बिलोंग करते हैं, HMP शंट पाथवे से। फुल फॉर्म हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे से बिलोंग करते हैं। कौन कौन से एंजाइम हैं, ये है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। सो ये क्या करेगा, तो आप अलग से लिखना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा इनटू 6-फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन, 6-फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन। देन लास्ट चौथा है 6-फॉस्फो ग्लूकोनेट, या कहो ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनेट या ग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करेगा, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट को कन्वर्ट करेगा इनटू 3 कीटो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट। तो ये 4, इसमें से 2 HMP शंट से बिलोंग करते हैं। अगला है लास्ट NADPH यूटिलाइजिंग रिएक्शंस। सो इसमें 6 हैं, कौन कौन से, तो सबसे पहला रिएक्शन तो है कि मेट हीमोग्लोबिन इनटू हीमोग्लोबिन, ये एक रिएक्शन है। देन ये सब NADPH को यूटिलाइज करता है, यानी NADPH को यूटिलाइज करेगा मींस क्या, कि इससे H को खींचेगा, यानी कि जितने रिएक्शंस है अपने वो रिडक्शन वाले रिएक्शंस हैं। इसके अलावा एक याद रखना है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है, फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है इनटू टायरोसिन। और ये हमने पढ़ा भी है ना नीट के टाइम में, फिनाइल कीटोनुरिया। तो वहां फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी होती थी, इसके वजह से वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता था, फिनाइल एलानिन एक्युमुलेट करने लगता था और उसके वजह से वो फिर फिनाइल पायरुविक एसिड वगैरह बनाता था, ब्रेन में जमा हो जाता था, मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता था, है ना, स्किन पिगमेंटेशन कॉज करता था, हेयर लॉस, ये सब। सो जिसको फिनाइल कीटोनुरिया कहते थे। सो यू कैन राइट, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर सकते हो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, द डिफिशियंसी ऑफ दिस एंजाइम causes फिनाइल कीटोनुरिया। देन अब आगे जो है रिडक्टेज वाले, क्योंकि इसमें है सारे रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों में रिडक्टेज नहीं लगा नाम है, बाकी चारों में रिडक्टेज नाम लगा हुआ है, तो इसको याद करना आसान है।
तो फोलेट रिडक्टेज ये क्या करेगा, फोलेट को कन्वर्ट करेगा इनटू पहले डाइहाइड्रोफोलेट में, देन अगेन इस पे फोलेट रिडक्टेज काम करेगा, कन्वर्ट करेगा इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट, है ना। आप अलग से लिखना फोलेट इनटू डाइहाइड्रोफोलेट, फोलेट रिडक्टेज के द्वारा ही होगा और वहां NADPH यूटिलाइज होगा। देन डाइहाइड्रोफोलेट इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट, फोलेट रिडक्टेज के द्वारा होगा, NADPH यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट अगला जो है वो है इनॉइल रिडक्टेज, इनॉइल रिडक्टेज। इसके अलावा कीटो असाइल रिडक्टेज, कीटो असाइल रिडक्टेज। इनॉइल रिडक्टेज क्या करता है, सो इट कन्वर्ट्स, अब बताओ इनॉइल रिडक्टेज कीटो असाइल रिडक्टेज। इनॉइल रिडक्टेज क्या करेगा, ये तो क्या करता है बताओ, ये आसान है। कीटो असाइल रिडक्टेज क्या करेगा, सो बीटा कीटो असाइल ACP को कन्वर्ट करेगा इनटू बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP। देखो यहाँ इसका उल्टा कर दो, बस कोएंजाइम की जगह ACP कर देना, है ना। बीटा हाइड्रोक्सी से यहाँ बीटा कीटो बना रहा था, है ना, और यहाँ बस यहाँ बीटा कीटो से बीटा हाइड्रोक्सी बना रहा है। डिफरेंस बस ये है, यहाँ कोएंजाइम में है, यहाँ ACP है। ACP दैट इज असाइल करियर प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गया। और इनॉइल रिडक्टेज क्या करता है, इनॉइल रिडक्टेज, सो ये असाइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइल ACP को कन्वर्ट करता है इनटू असाइल ACP। इसको याद करो, जैसे इसको यहां से लिंक किया, इसको कहां से लिंक करोगे, जैसे इसमें FAD डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या पढ़ा था, असाइल कोएंजाइम में, यहाँ पे भी कोएंजाइम A को सब्स्टिट्यूट कर दो ACP से, वहां पर आता है असाइल कोएंजाइम में कन्वर्टेड इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइल कोएंजाइम में, वो ऑक्सीडेशन था, वो होता था भाई FAD डिपेंडेंट था। यहाँ रिडक्शन है और NADPH डिपेंडेंट है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइल कोएंजाइम की जगह ACP कन्वर्टेड इनटू असाइल ACP। एंड लास्ट कौन सा है ना, हमने मेट हीमोग्लोबिन, टू हीमोग्लोबिन, ये सब बातें की, है ना। इसमें 5 ही ध्यान रखो। छठा है आप याद रख सकते हो HMG रिडक्टेज, ये भी रिडक्टेज है, इसका काम आता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, बस इतना ध्यान रखना है। HMG रिडक्टेज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, ओके। सो ये सारे हमारे पास रिएक्शंस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव द डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी के इसमें कॉजेज जानने हैं। सो सिक्स्थ इज डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी कॉजेज पेलाग्राम, लेकिन डेफिशिएंसी किन किन वजह से होती है। तो सबसे पहले बात तो लिखना है कि जनरली डेफिशिएंसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड विटामिन्स हैं, है ना, जैसे B3, B5, B7, K2, मेनाक्विनोन और विटामिन D, कोलेकैल्सिफेरॉल, ये सब हमारा एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड है, यानी बॉडी में बनता है। जैसे विटामिन D है वो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से बनता है, यूवी लाइट जब पड़ता है 290 से 315 नैनोमीटर। उसी तरह यहाँ डेफिशिएंसी जनरली नहीं होती है क्योंकि ये ट्रिप्टोफान से बनता है, बॉडी में एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है फ्रॉम ट्रिप्टोफान। तो ये रिएक्शन याद रखना, ट्रिप्टोफान इज कन्वर्टेड इनटू नियासिन। क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या लगता है यहाँ, एंजाइम्स याद रखना है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसमें अलग अलग एंजाइम्स यूज होते हैं, जैसे QPRT और काइनोरेनिनेज। सो ये दो एंजाइम्स में यूज होते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, QPRT क्या है, फुल फॉर्म है क्विनोलिनेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। सो ये एंजाइम यूज होता है। इसका याद रखना है, इसके बारे में क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो एंजाइम है, ये आप याद रखोगे ना, इन दोनों एंजाइम्स का एक एक प्रॉपर्टी जो बता रहा हूं वो याद रखोगे तो आगे आसान हो जाएगा। सो QPRT के बारे में ये याद रखना है कि इट इज इनहिबिटेड बाय ल्यूसीन, ल्यूसीन के द्वारा इनहिबिट होता है। और काइनोरेनिनेज के बारे में क्या याद रखना है, इट इज PLP डिपेंडेंट, पैराडॉक्सियल फॉस्फेट, विटामिन B6 का कोएंजाइम फॉर्म पैराडॉक्सियल फॉस्फेट डिपेंडेंट है।
यानी कि ये तभी काम करेगा जब पीएलपी होगा। और इसके बारे में याद रखना कि इनहिबिट होता है ल्यूसीन से। अब इससे आगे का काम आसान हो जाएगा, देखो कैसे। आगे ये याद रखना है कि डेफिशिएंसी कॉजेज क्या क्या है, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ, है ना। अच्छा ये याद रखना है, यहाँ ट्रिप्टोफान में से नियासिन बन रहा है कितना, तो 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान से बनता है 1 मिलीग्राम नियासिन, है ना। देन कॉजेज में सबसे पहला चीज डाइटरी डेफिशिएंसी। डाइट आपका ऐसा डाइट है जिसकी वजह से नियासिन की कमी हो जा रही है। तो क्या होता है, जैसे इसमें दो याद रखना है, जो C4 प्लांट्स हमने पढ़े थे, बताओ कौन कौन से C4 प्लांट्स पढ़े थे नीट में। इट वाज मेज एंड सोरगम। तो साउथ अमेरिका में क्या होता है, लोग मेज बहुत खाते हैं। मेज इज द स्टेपल डाइट, मेन डाइट है, मुख्य आहार है साउथ अमेरिका के लोगों का। तो मेज में नियासिन होता है, नियासिन है बट इन बाउंडेड फॉर्म। तो इसका मतलब है कि यूज नहीं कर सकते, बॉडी यूज नहीं कर सकता, तो इसके वजह से डेफिशिएंसी होती है प्रेजेंट है बट इन बाउंडेड फॉर्म, तो यूज नहीं कर सकते। सोरगम में क्या है, सोरगम में ल्यूसीन बहुत ज्यादा होता है, ल्यूसीन का अमाउंट बहुत हाई होता है। तो ल्यूसीन अमाइनो एसिड जो है उसका अभी बताया क्या करता है, क्यूपीआरटी को इनहिबिट करेगा, तो ट्रिप्टोफान से नियासिन नहीं बनने देगा। और एक और काम करता है, ट्रिप्टोफान से नियासिन नहीं बनने दिया, ट्रिप्टोफान टू नियासिन इसको रोक दिया। और दूसरा काम क्या करता है कि नियासिन को एक तो बनने नहीं दिया, अगर बन भी गया तो एक्टिवेशन नहीं होने देगा, NAD+ नहीं बनने देता, ये दोनों काम ये रोक देता है ल्यूसीन। ठीक है, तो ये हो गया डाइटरी, यानी आप ऐसा डाइट ले रहे हो, आपका मेन डाइट ही ऐसा है जिसकी वजह से आप में नियासिन की कमी हो जा रही है। सेकेंड पॉइंट इज ड्रग। कौन सा ड्रग है, कौन सा ड्रग है जो कॉज करता है डेफिशिएंसी नियासिन की। आपको याद रखना है एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। टीबी होता है ना, तो एक ड्रग देते हैं, वेरी फेमस ड्रग, इट इज INH। फुल फॉर्म है इसका आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। ठीक है, ये ड्रग देते हैं, ये क्या करता है, ये पीएलपी के सिंथेसिस को रोकता है, पीएलपी के सिंथेसिस नहीं होने देता, यानी पीएलपी का डेफिशिएंसी कराएगा। B6 का जो एक्टिव फॉर्म है तो उसका कमी हुआ, तो ये तो B6 का कमी हो गया, और पीएलपी नहीं होगा, पीएलपी नहीं होगा तो काइनोडेनिनेज काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा तो ट्रिप्टोफान नियासिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो B3 की भी कमी होगी। डायरेक्टली ये B6 का डेफिशिएंसी करा रहा है INH, और इनडायरेक्टली B3 का भी डेफिशिएंसी करा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। INH से क्या क्या, आप दिमाग लगाओ, INH से क्या क्या हो सकता है, INH आप ज्यादा दोगे तो क्या क्या हो सकता है, B6 से कमी हुई उससे कन्वर्जन वगैरह होगा, मिर्गी आएगा बच्चे को, और क्या होगा, अगर आपने दिया तो इससे उसको नियासिन की भी कमी होगी, जिसकी वजह से पेलाग्रा वगैरह होगा। ये ड्रग है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी होती है। तो ये दूसरा कॉज। तीसरा कॉज कौन सा, विटामिन है, तो अभी हमने पढ़ा विटामिन B6। अगर PLP, इसका जो एक्टिव फॉर्म है PLP पैराडॉक्सल फॉस्फेट, इसका भी कमी हो गया तो डेफिशिएंसी होगी, ये तो हम लोग तभी से देख रहे हैं। एंड चौथा है कि कौन कौन से डिजीजेज हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, है ना, उस बीमारी में कुछ ऐसा होता है बॉडी में जिसकी वजह से नियासिन की कमी होने लगती है। तो कौन कौन से डिजीज हैं। सो फर्स्ट है हार्टनप, HARTNUP, हार्टनप डिजीज। क्या होता है इसमें, गड़बड़ी क्या है बॉडी में कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ ट्रिप्टोफान वो काम नहीं करता, है ना, स्टॉप्स टू फंक्शन, स्टॉप कर देता अपना काम। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रिप्टोफान की कमी हुई, ट्रिप्टोफान कम हुआ तो नियासिन कम हुआ, पेलाग्रा हो जाएगा, है ना। तो ये सब कॉजेज हैं। सेकेंड क्या है, ये ट्यूमर, ठीक है, मेटास्टेसिस, मेटास्टैटिक ट्यूमर। तो हमने पढ़ा था ना ट्यूमर बेनाइन और मैलिग्नेंट, उसमें जो मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर है, तो जैसे अगर जनरली ये होता है कि जब प्राइमरी लीवर ट्यूमर हुआ, यानी कि सबसे पहले लीवर में ट्यूमर हुआ, वो मेटास्टेसिस बताया था, ये वो प्रोसेस होता है, जैसे ट्यूमर जो है वो एक सेल से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है और वहां पे स्टक हो जाता है और वहां नया ट्यूमर कॉज करता है। तो
मेटास्टैटिक ट्यूमर। तो अब इसमें होगा क्या कि अब प्राइमरी लीवर ट्यूमर था, उसने अलग अलग सेल्स में जाके नया ट्यूमर कॉज किया। उसके वजह से जो कैंसर सेल्स हैं, कैंसर सेल्स ये क्या करते हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेरोटोनिन फ्रॉम ट्रिप्टोफान, सेरोटोनिन बनाने लगते हैं ट्रिप्टोफान से। तो बताओ, ट्रिप्टोफान नियासिन बनाने की जगह सेरोटोनिन बनाने चला गया, तो नियासिन बनाने के लिए तो कमी हो जाएगी ना ट्रिप्टोफान की, है ना। वो दूसरा पाथवे में ट्रिप्टोफान जो है वो इस पाथवे को छोड़ के दूसरे पाथवे में जाने लगा सेरोटोनिन बनाने। सो यहाँ भी ट्रिप्टोफान की कमी हो जाएगी। यहाँ तो क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ही खराब हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ने ही काम करना बंद कर दिया हार्ट नर्व डिजीज में डायरेक्ट। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पहले इसने क्या किया, ट्रिप्टोफान को सेरोटोनिन बनाने में लगा दिया, तो ट्रिप्टोफान की फिर से कमी हो गई, जिसकी वजह से अगेन पेलाग्रा होगा। तो ये हो गए कॉजेज ऑफ डिफिशियंसी और डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशंस, यानी पहले पेलाग्रा, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 4 Ds हैं, यानी कि एक्यूट कंडीशन में, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये मैंने पढ़ा दिया पिछले लेक्चर्स में। सो एक्यूट कंडीशंस में हमारे पास डर्माटाइटिस यानी कि स्किन का इन्फ्लामेशन, जिसमें हमारे पास 2 चीजें थी, कैसल्स नेकलेस और ग्लोव लाइक हैंड एंड फीट, तो ये मैंने डिस्कस कर दिया है। देन अगला होगा डायरिया। इसमें मैंने बताया था कि हो सकता है अगर सीवियर डायरिया हो तो ब्लड लॉस हो जाए, म्यूकस लॉस हो जाए, जिसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। थर्ड मैंने बोला था क्रॉनिक कंडीशन में क्या हो सकता है, बताओ जल्दी से, क्रॉनिक कंडीशन में क्या हो सकता है। सो इट कैन कॉज, क्रॉनिक कंडीशन में क्या होगा, डिमेंशिया यानी कि मेमोरी लॉस, तो मेमोरी लॉस हो जाएगा। साथ ही में कंसंट्रेशन पावर रिड्यूस हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर रिड्यूस, अटैक्सिया हो जाता है, जिसमें जो है कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते। और लास्ट चौथा क्या होगा, फाइनली डेथ हो जाएगा अगर पेलाग्रा का सीवियर कंडीशन हुआ तो ये पहले ही डिस्कस कर चुके। सो ये टोटल हमारा नियासिन हो गया। थैंक यू।